हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज सीटेट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर्स, तो लर्नर्स यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और देयर रिलीजन और जेंडर और कास्ट और देयर कम्युनिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ते हैं उनमें आपस में भाषा का फ़र्क हो सकता है, जेंडर्स का फ़र्क हो सकता है, वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसका फ़र्क हो सकता है, किस कम्युनिटी के हैं उसका फ़र्क हो सकता है। इसके अलावा उनके अंदर बैकग्राउंड का फ़र्क हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क हो सकता है। उनके अलावा उनके एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस हो सकता है, उनकी एबिलिटीज़ में फ़र्क हो सकता है। तो हर एक स्टूडेंट या हर एक लर्नर का कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक क्राइटेरिया होता है, यूनिक एट्रीब्यूट होता है जो अपने आप में ही उनको बहुत यूनिक बनाता है और बहुत डिफरेंट बनाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो जिसको भी हम केटर करते हैं, जो भी हमारे लर्नर्स हैं या एज अ टीचर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक जैसे ही हैं, उन सबको एक जैसे तरीके से ही पढ़ाया जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा और सबके लिए वही ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी सिर्फ एक इक्वल राइट्स तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस यूनिफॉर्मिटी का अब्यूज़ करो और उसको इस तरह यूज़ करो कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान ना रखो अपने स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर विच सेज कि एवरी लर्नर इज़ यूनिक एंड सबका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, एबिलिटीज़ अलग होती हैं, इसलिए जो उनकी एजुकेशनल जर्नी होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है, हर कोई अपने तरीके से सीखता है। इस चीज़ को हमने एम्ब्रेस करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही तो हमारी डाइवर्सिटी है। इसी से तो हमारी क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इतना डिफरेंस है सब में, सबके पास अपने अपने यूनिक आइडियाज़ होते हैं और इतनी सारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव एन इंक्लूसिव एंड एनरिचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव मतलब जिसमें हम सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इक्वली सपोर्ट करके और सबको साथ लेके चलें और साथ में उनको एक एनरिचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दें। एनरिचिंग लर्निंग में आ जाता है कि किस तरीके से हम हर किसी अलग अलग बच्चे को या हर किसी अलग अलग लर्नर को उसकी एबिलिटी या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी लर्निंग में मदद करें। तो ये जो टॉपिक है आपका इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आप जब आगे कभी टीचर बनते हो तो आप जब भी अपने लर्नर्स को टीच कर रहे हो या उनको आप कोई चीज़ सिखा रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपके सारे लर्नर्स एक जैसे नहीं होते, हर कोई एक ही तरीके से नहीं सीखता है। वी नीड टू सी कि कौन से लर्नर को किस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है, कौन से लर्नर के अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, कौन फास्ट लर्नर है, कोई कोई स्लो लर्नर होते हैं। किसी की लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस चीज़ की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो लैंग्वेज की बात हो रही है कि जो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज होती है उसका लर्निंग में जो इम्पैक्ट होता है। तो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं कई बारी, क्योंकि स्टूडेंट अगर अलग अलग नेटिव लैंग्वेज के आ जाते हैं तो उनको कोर्स मटेरियल समझने में प्रॉब्लम होती है। उनको प्रॉब्लम होती है कि क्लास के डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। कैसे यूजुअली होता है कि टीचर्स जनरली टॉक इन इंग्लिश, स्पेशली व्हेन यू आर इन स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कोई थोड़े बैकवर्ड एरिया से अगर बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनको क्लास में पार्टिसिपेट करने में, डिस्कशन में प्रॉब्लम होती है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे जो हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बस प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज एक बैरियर है, वो आपके सामने वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं इन योर लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझा देंगे, लेकिन आप इंग्लिश में एक्सपेक्ट कर रहे हो जो उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं बोल पा रहे हैं। अगर हिंदी में भी बोल रहे हो लेकिन वो बच्चा किसी और बैकग्राउंड का है तो वो आपको उस लैंग्वेज में नहीं बता पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज एक बैरियर है। सेकेंड थिंग इज मल्टीलिंगुअल अपॉर्चुनिटीज़। तो एम्ब्रेसिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब इस चीज़ को आपने ना इस चीज़ से एज अ टीचर या एज अ फैसिलिटेटर इस चीज़ से आपने इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ उस लैंग्वेज में बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, या दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, तो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दिस इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक। यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप भी किसी और कल्चर के हो, वो भी दूसरे कल्चर के हैं, तो जैसे वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको भी उन्हें एक्सेप्ट करना है। ओके।
तो उनके कल्चरल एनहांस करना है, कल्चरल एक्सचेंज को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपको कोशिश करनी है कि उस वही चीज़ उनको किस तरीके से समझाई जा सके जैसे उनको अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाए, या उनसे जो वो जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको एनकरेज करें। चाहे वो अपने आइडियाज़ अपने ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर एटलीस्ट आप उनको मौका दो और उनको बूस्ट करो ताकि वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहे। तो नेक्स्ट इज इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होती है, प्रोवाइडिंग लैंग्वेज सपोर्ट। तो आपको लैंग्वेज सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, विजुअल एड्स के थ्रू। आजकल तो आपको पता है ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है। विजुअल एड्स का यूज़ किया जा सकता है, सिंबल्स का यूज़ किया जा सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या कर सकते हैं कि आप उसके साथ कोई दूसरे बच्चे को बिठा सकते हैं जो आपस में उसकी हेल्प करके उससे समझ के आपको बता सके चीज़ों को, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आपने ये लैंग्वेज बेस्ड डिफरेंस को ओवरकम करना है। इसको आपने उस बच्चे को आपने बिठा के ये नहीं सोचना कि ये तो बोल नहीं पाएगा, इसको बिठा दो, इसको आंसर ये तो मेरी लैंग्वेज में बता नहीं पाएगा, छोड़ो। उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी हेल्प करनी है किसी ना किसी तरीके से कि वो अपने आइडियाज़ जो एक्सप्रेस कर रहा है वो आप तक पहुंच सके और आपको समझ आ सके और बच्चों को भी समझ आ सके। बेशक आपको दूसरे बच्चों की हेल्प लेनी पड़े या किसी और टीचर को बुला के कोलैबोरेटिवली काम करना पड़े, ताकि आपको भी समझ आए कि जो दूसरी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, आपके और उनके बीच में कोई बैरियर ना बना रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर इन केस ऑफ लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट आता है, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, अगर ये चीज़ है मतलब अलग अलग कास्ट या कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बड़े बैरियर्स होते हैं, उनके पास अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं होते या अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ही नहीं होती, स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या उन्होंने पहले वो पहुंच ही नहीं पाते हैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो ढंग से पढ़ाई कर सकें, एजुकेशन ले सकें, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज है भी तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड या अंडर सर्व्ड जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं लोगों को, बिकॉज वो दूसरे कास्ट के हैं या वो इस तरह के कास्ट के हैं जिनको लोअर माना जाता है या जिनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से सोचें तो वहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशन कैन शेप एजुकेशनल एस्पिरेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर सम स्टूडेंट। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या कल्चरल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हम उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को शेप दे सकते हैं या बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंक्लूसिव पॉलिसीज़ क्या कहती हैं कि टारगेटेड इंटरवेंशंस होनी चाहिए और इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए जो इनको हेल्प कर सके, कैन हेल्प दी लेवल दी प्लेइंग फील्ड एंड प्रमोट इक्विटी इन एजुकेशन। एक तो उनको सेम प्लेन पे लाके एजुकेशन की टर्म्स में उनको सेम प्लेन या सेम लेवल पे लाया जा सके जहाँ पे दूसरे कास्ट के या दूसरे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको इजीली रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो एक सेम लेवल पे लाया जा सके। दूसरा, रिसोर्सेज में इक्विटी होनी चाहिए, रैदर देन इक्वालिटी, इक्विटी होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। जब हम जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट वाली वीडियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि इक्वालिटी से ज़्यादा बेटर है इक्विटी। वाई? बिकॉज इक्वालिटी का मतलब है आप सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट कभी कभी किसी को उतने से काम नहीं चलता है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि वो और ज़्यादा बैकवर्ड ऐसे एरिया से होता है कि उतने रिसोर्सेज उसको हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन आप इक्वालिटी दिखा रहे हो, मतलब आप सबको सेम रिसोर्सेज दे रहे हो, सेम तरीके से सब कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप तो फेयर कर रहे हो, आप तो जस्टिस कर रहे हो, पर जिसको आप दे रहे हो उसके लिए वो चीज़ काम नहीं आ रही। इंस्टेड ऑफ डैट कि जिसको जो नीड है उसको उस हिसाब से प्रोवाइड करो, जिसको कम चाहिए रिसोर्स उसको कम दो, जिसको ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा दो, वो इक्विटी होता है जिसमें आप नीड के अकॉर्डिंग किसी की हेल्प कर रहे हो। अब जैसे आपके क्लासरूम में क्या होता है कि कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, आप सबको एक तरीके से समझा के पढ़ा के चले जाते हो तो आपको लगता है मैंने तो यूनिफॉर्मिटी दिखाई है, मैंने तो सबके साथ इक्वालिटी करी है, मैंने तो सबको सेम तरीके से पढ़ाया, मैंने तो सबसे आंसर्स पूछे और आप अपने तरीके से जस्टिस करके आते हो। पर वो इक्वालिटी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए इक्वालिटी इक्वल हो। जो बहुत डाइवर्स इस तरह के अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होंगे, हो सकता है उनको आपकी लर्निंग बहुत फास्ट लगी हो, आपकी टीचिंग बहुत फास्ट लगी हो, उनको ना समझ आया हो, उनको टाइम लगे समझने में,
और आपको लगा कि आप तो इक्वली सबको पढ़ा के आए हो, या फिर जो फास्ट लर्नर होंगे उनको लगेगा कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। तो इक्विटी का मतलब है कि जिनको कम नीड है उनको आप कम देकर, और जिनको ज़्यादा नीड है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज देकर बैलेंस बना के चलो, दैट इज़ इक्विटी। तो यहाँ पे वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फिर आते हैं जेंडर डिफरेंसेस है। इसके तो हमने अलग से भी प्रॉपर एक क्लास करी है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जहाँ पे हमने जेंडर डिफरेंसेस की बात की है। तो यहाँ पे भी वही इंडिविजुअल डिफरेंस में कह रहे हैं कि जेंडर डिफरेंसेस में क्या होता है कि कुछ तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो हमने उसमें भी बात की थी उस वीडियो में, जिससे हमारे लर्नर्स या हम अपने माइंड में कुछ बिलीव्स बिठा लेते हैं कि कुछ बायसनेस आ जाती है जेंडर से रिलेटेड, कि अगर लड़का है तो उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लड़की है तो, अब ना चाहते हुए भी, जैसे हमने उसमें देखा था कि टीचर्स कई बार इस तरह के काम कह देते हैं, जैसे लड़कों को कह दिया फर्नीचर उठाने का काम, लड़कियों को बोल दिया कि आपको क्लासरूम को साफ सुथरा रखना है। तो ये क्या है, ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है, चाहे तो हम उसको अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता, लेकिन कई बार अनइंटेंशनली हम बोल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग चीज़ उठाने वाली है तो वो तो लड़के ही कर सकते हैं, साफ़ सफाई की चीज़ है तो वो तो लड़कियाँ ही कर सकती हैं। तो इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स कई बार ऐसा हो जाता है जिसमें जो लर्नर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा लग सकता है कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, करेक्ट। तो स्टीरियोटाइप्स था। उसके बाद हमने देखा था लर्निंग प्रेफरेंसेस में कि रिसर्चर क्या सजेस्ट करते हैं, जेंडर में इन्फ्लुएंस लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस विच शुड बी अकोमोडेटेड, कि हर एक जेंडर का अकॉर्डिंगली लर्निंग स्टाइल और प्रेफरेंस अलग हो सकता है, जिसको हमें क्लास में अकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो लड़कियों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही है, बट अगर उनका रिक्वायरमेंट है और आपको ऐसा दिखे कि कोई स्लो लर्नर है आपकी क्लास में, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जेंडर क्या है, लेकिन आप उसको फिर भी हेल्प करो, बट ये सोच के नहीं कि उसका जेंडर है, ऐसा गर्ल है तो उसको मैथ सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और एक बॉय है तो वो जल्दी मैथ सीख जाएगा। तो इस तरीके से जेंडर डिफरेंसेस का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आनी चाहिए। आपके माइंड में वो स्टीरियोटाइप है, पर उस चीज़ को एज अ बायसनेस या एज अ डिस्क्रिमिनेशन अपनी क्लास में नहीं दिखा सकते। तो लर्निंग प्रेफरेंसेस में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसकी क्या प्रेफरेंस है, इसमें जेंडर रोल नहीं बीच में आना चाहिए। फिर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, तो एक तो जेंडर सेंसिटिव टीचिंग, मैंने जैसे बोला कि जेंडर को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करनी है, कि कोई ऐसी चीज़ आप ना करो जिसमें आपकी बायसनेस नज़र आए। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नो बायसनेस। मेथड इस तरह के नहीं होने चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें और क्रिएट अ मोर इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। एक तो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करें, इस तरह का क्लासरूम क्रिएट करें, इस तरह का एनवायरनमेंट कि वहाँ पे लगे कि सारे जेंडर इक्वल हैं। एंड उसके बाद इक्विटी होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने समझाया कि क्लासरूम में इक्विटी होनी चाहिए। जब टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है तो जो भी फैसिलिटेशन हो रही है वो इक्वल होने की जगह इक्विटेबल होनी चाहिए, कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको आप उतना फैसिलिटेट कर रहे हो, जिससे सारे एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाए और बैलेंस हो। दिस इज़ नाउ जेंडर। और उसके बाद आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हो सकती है, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। क्लास में आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा सकते हो कि एक रिलीजन को आप सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे रिलीजन का आप मजाक उड़ा रहे हो पढ़ाते पढ़ाते। तो एज अ फैसिलिटेटर, एज एन एजुकेटर, आपको बिल्कुल भी किसी एक रिलीजन की तरफ से नहीं बोलना है। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस बिलीफ, सबके रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना। पहली बात तो कि पहले आपको पता हो कि कौन कौन से रिलीजियस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, और उनको आप पहचानो और उनके बिलीव्स को आप रिस्पेक्ट करो। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तभी लगेगा या तभी फील होगा जब उन सबको लगेगा कि हमारे सबके जो रिलीजियस बिलीफ है उनको वैल्यू करा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। बेशक आप उनको मानते हो या नहीं मानते, बट यू रिस्पेक्ट के जो उनका बिलीफ है वी रिस्पेक्ट इट। फिर अकोमोडेटिंग नीड्स में प्रोवाइड फ्लेक्सिबल शेड्यूल, डाइटरी ऑप्शंस, कल्चरल कंसिडरेशन कैन हेल्प टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट फील वेलकम एंड सपोर्टेड। तो अकॉर्डिंग टू उनके रिलीजियस बिलीव उनके फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो एज अ स्कूल मैनेजमेंट, या डाइटरी ऑप्शन जैसे मिड डे मील मिलता है आजकल स्कूल में,
मिड डे मील में कई बार ऐसा होता है कि हिंदू रिलीजन में नवरात्रों में कई बच्चों के घरों में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता, तो वो गार्लिक अनियन अवॉइड करते हैं। तो उस चीज़ को आप केटर करते हुए, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे इस तरह का मील प्रोवाइड करें कि जो बच्चे नहीं खा सकते हैं वो भी उसको खा लें। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ है जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स दे सकते हैं, डाइटरी ऑप्शन दे सकते हैं, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, उससे उन बच्चों को लगेगा कि हमें भी वेलकम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही रिलीजन के बेस पे नहीं हो रही। फिर प्रमोटिंग डायलॉग में ओपन कन्वर्सेशन को एनकरेज करें। जब वो अपने रिलीजन के बारे में बताएं तो उसको एज अ लर्निंग सुने, बच्चों को बोले अपने अपने बिलीव्स या अपने अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताएं, रिचुअल्स के बारे में बताएं। जब वो क्लास में डिस्कस करेंगे ओपनली और उसको सब लोग एज अ लर्निंग सुनेंगे तो बहुत ही एक हेल्दी डायलॉग की तरह सिचुएशन क्रिएट होगी। इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लर्नर्स के बीच में। तो इसको एक कंपटीशन की जगह पे एक लर्निंग एनवायरनमेंट की तरह अगर डिस्कस करें तो उससे क्या होता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और दूसरे के लिए अप्रिसिएशन होती है, चीज़ों को समझने में मदद मिलती है और लर्निंग होती है बहुत अच्छी। फिर उसके बाद इंक्लूसिव करिकुलम भी होना चाहिए। तो ये स्कूल लेवल पे तो ये बताया हुआ है कि स्कूल लेवल पे कैसे नीड्स कर सकते हैं, और ये नेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि अगर करिकुलम भी इस तरह का हो जहाँ पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट किया जाए और अलग अलग फेथ्स के बारे में पढ़ाना और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करना, तो करिकुलम में भी सारी चीज़ें कवर हो। जैसे फेस्टिवल्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बताया हो, और जिस तरह से स्कूल में सेलिब्रेट होते हैं, जैसे अगर दिवाली है तो उससे पहले दिवाली मेला लग रहा है, या अगर ईद है तो उससे पहले ईद की सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई फंक्शन हो रहा है, तो स्कूल में हर एक रिलीजन के बेस पे एक इक्वलिटी रखने की कोशिश करी जाए। उससे क्या होगा कि सबको लगेगा कि हम सब इक्वली इंक्लूडेड हैं, हम सब इंक्लूडेड हैं, वी आर ऑल वेलकम। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो अब यहाँ पे वो बच्चे आ जाते हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है, पुअर बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ बच्चे क्लास में बहुत हायर स्टेटस भी हो सकते हैं और ज़्यादातर मिडल होता है, फिर कुछ पुअर भी होते हैं। तो वहाँ पे लर्निंग मटेरियल में क्या होता है कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक हो गया या स्टेशनरी जैसे उनके पास नहीं अवेलेबल होती है इतनी ज़्यादा, उन बच्चों के पास लर्निंग मटेरियल का फ़र्क आ जाता है कि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार एज अ टीचर आप उनको बहुत सारा इस तरह का काम दे देते हो जिसमें उनको बहुत परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है स्टेशनरी की या और चीज़ों की, पर वो ये नहीं कर पाते हैं। कई बार इंटरनेट यूज़ करने का ही, जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत ट्रेंड है, तो इंटरनेट से देख के कुछ काम करना या पीपीटीज बनाना, तो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे इतना पीपीटी बनाना और ये सब नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं, तो वो इस तरह का नहीं हो कि वो बच्चे एक्सेस ही ना कर पाएँ। या तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दो ताकि वो हेल्प ले सकें, या उनको दूसरे तरीके से दे दो। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लर्नर्स यही बता रहे हैं कि जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड है उनके पास टेक्नोलॉजी का लिमिटेड एक्सेस होता है, ना इंटरनेट होता है, ना फ़ोन्स होते हैं ज़्यादातर। फिर फाइनेंशियल बैरियर्स आ जाता है, ट्यूशन फ़ी हो गया या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया या दूसरे एक्सपेंसेस हो गए। तो इसलिए लो इनकम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है उनका खर्चा हम अननेसेसरी ना करवाएं। एक तो हो गया कि जो नेसेसरी खर्चा है जो उनको लेना ही पड़ेगा, जैसे यूनिफॉर्म या बुक्स या जो भी है, बट अगर कुछ चीज़ें जैसे क्लास में ज़बरदस्ती की दी जा रही हैं जो ना दे के भी काम चल सकता है या सिंपल तरीके से दे के भी काम चल सकता है, उस चीज़ को हम ना करें, ठीक है। तो फिर सपोर्ट सिस्टम में क्या है, एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, स्कॉलरशिप्स हो सकती है या किसी और तरह की असिस्टेंस हो सकती है। स्कूल्स में कई बार जैसे होता है कि डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, चैरिटी कर सकते हैं। तो वो जो स्कूल पॉलिसीज़ अलाउ करती है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो दूसरे तरीके की है। पर अगर आप सिर्फ अपने क्लासरूम लेवल तक रहें तो एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर आप इतना कर सकते हैं कि बस कि आप उनको अननेसेसरी खर्चा या अननेसेसरी का जो है ना एक्सपेंस ना करवाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जितना वो कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी लर्निंग में कोई रुकावट नहीं, उनको उसको बच्चे को कभी ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पाया, या मैं क्योंकि मैं पुअर हूँ तो इसलिए मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता तो मैं पीपीटी कैसे दिखाऊँ, तो वो वाली फीलिंग ना जनरेट हो। फिर आता है स्ट्रैटेजीज फॉर अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अब क्लास में जैसे हमने देखा कि बहुत तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम कॉमनली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में होता है कि टीचिंग मेथड आप अडेप्ट करो अपने, जैसे मैंने बोला कि नहीं लैंग्वेज समझ आ रही है तो अब दूसरे तरीके से उनको चाहे वीडियो दिखा के समझाओ या कोई विजुअल एड और यूज़ करके या सिंबल्स का यूज़ करके। तो टीचिंग मेथड डाइवर्स होने चाहिए आपके कि सब तक आपका मैसेज पहुंच जाए। मटेरियल्स यूज़ होने चाहिए डिफरेंट टाइप के, और असेसमेंट टू केटर द यूनिक नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल। जो असेसमेंट भी होनी चाहिए वो भी सेम लेवल पे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे नॉर्मली यूजुअली स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं स्कूल में, जो हर एक बच्चे को टेस्ट करने के लिए एक कॉमन टेस्ट क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन बच्चे सारे यूनिक हैं, बच्चे सारे डाइवर्स हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो वो एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर सबको जज नहीं कर सकता। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल वे से अभी तक चली आ रही है। तो वो तो चीज़ बदलनी है, हमारे एज अ टीचर हमारे हाथ में नहीं होती। बट इन द क्लासरूम जब आप किसी को असेस करते हो तो वहाँ पे आप डाइवर्स मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि कोई बच्चा जो है वो आपको इंग्लिश में नहीं बहुत अच्छे से वो आइडिया एक्सप्रेस करके समझा पा रहा है, अगर वो हिंदी में बोलेगा तो वो बहुत अच्छा बोल लेगा। तो लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो, उनको एक बार एक्सप्रेस करने दो। वो बाद में उसको इंग्लिश में सीख जाएगा या बाद में वो लैंग्वेज लर्न कर लेगा, वो डिफरेंट चीज़ है। बट अभी आपका मेन पर्पस ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका आइडिया है, वो उसको समझ आया कि नहीं आया, वो चीज़ आपने देखनी है। असेसमेंट दूसरे तरीके से कर लो, ये नहीं कि आप सेम तरीके से सबसे असेस करो कि आपने सेम क्वेश्चन सबको दे दिया और जो अच्छा आंसर उसका लिखेगा वो ही बेस्ट होगा, या वही उसी को आप सबसे ज़्यादा जज करके कि ये यही है जो सबसे ज़्यादा टॉपर है क्लास का, वो गलत तरीका है। तो इंस्टेड ऑफ दैट डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज अ टीचर आप क्लासरूम लेवल पे एटलीस्ट यूज़ करो। हायर लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं हो सकता, स्कूल लेवल पे नहीं हो सकता पॉलिसीज़ के, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्डाइज आता है। ऑब्वियसली उसके लिए एनकरेज करना है बच्चे को, क्योंकि उसको पता है कि एक स्टैंडर्डाइज पेपर आएगा फाइनल पेपर और मुझे लिखना तो वही पड़ेगा। तो पहले लेकिन समझने के लिए कि उसको समझ आया है कि नहीं आया, यू लेट देम स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, और फिर उसको ये एनकरेज करो कि आपको इसको ट्राई करो इंग्लिश में, बिकॉज इन द फाइनल आपको लिखना ही है इंग्लिश में। तो उसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बच्चे को कीवर्ड्स बोल देते हैं कि आप कीवर्ड्स याद कर लो, या शॉर्ट नोट्स बना के, जिससे वो मेन पॉइंट्स ज़रूर याद करके लिख ले, बेशक वो उसको समझा ना पाए। देखो, मेन पर्पस टीचिंग का ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा एग्ज़ाम पास कर ले, मेन पर्पस ये होना चाहिए कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। आप रट्टा मार के एग्ज़ाम पास तो करवा दोगे, लेकिन उसको समझ नहीं आया तो वो आगे उसकी लाइफ में काम नहीं आएगा। तो अभी एज अ टीचर मेन पर्पस होना चाहिए कि उसको सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करो, उसकी नॉलेज आपने बढ़ानी है, तो नॉलेज हो जाए। एग्ज़ाम में पास करने का तरीका तो सिखाना ही है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन पर्पस है कि बच्चे जो अगर पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको याद रहना चाहिए कि आपने कभी कुछ पढ़ाया था और उसकी लाइफ में वो चीज़ आगे काम आ रही है कहीं। दैट शुड बी द मेन पर्पस। सिर्फ ये नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपने देखा कि ये तो लिख ही नहीं पाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाने। दैट इज़ मतलब वो बहुत ही एक सब छोटा गोल है, कह लो छोटा टारगेट है एग्ज़ाम पास करना। बड़ा गोल है कि वो सीखे और उसकी नॉलेज बढ़े, और जब वो स्कूल से बाहर निकले तो उसको पता हो कि उसने क्या पढ़ा है। दैट इज़ द मेन थिंग। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग में फॉस्टर ग्रुप वर्क। अब जैसे बच्चे अगर हेजिटेंट है, नहीं सामने आ पा रहे हैं, या पुअर बैकग्राउंड के हैं, जैसे मैंने बोला वो नहीं खरीद पा रहे हैं, आपने स्टेशनरी का कोई काम दे दिया जिसमें ज़्यादा स्टेशनरी लेनी है, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ग्रुप बना दीजिए जिसमें आपने हायर इनकम, मिडिल इनकम, पुअर इनकम आपने देख के इक्वली सबको उस ग्रुप में डाल दिया, ताकि अब क्या होगा कि थोड़ा सा बर्डन डिवाइड हो जाएगा कि खरीदने का काम शायद वो कर ले और प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा हेल्प वो कर दे, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। पीयर टू पीयर इंट्रैक्शंस करवाएं ताकि वो जो लैंग्वेज बैरियर है वो कम हो सके। एंड लेवरेज द डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रेंथ ऑफ लर्नर्स। तो जो उनके डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से हैं तो वो अलग तरीके से सोचते होंगे, तो उनकी क्या पर्सपेक्टिव है उसको भी सुने, उससे भी लर्निंग लें कि वो क्या सोचते हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करें। कि हमें पता है कि भाई हमारे साथ जो हमारे सेम लेवल के बच्चे हैं वो कैसा सोचते हैं, पर अगर कोई डाइवर्स बैकग्राउंड का तो वो कैसे सोचता होगा बच्चा, उसके क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उस चीज़ को किस तरीके से लेगा, उसको भी सुने और उसको भी एज अ लर्निंग क्लास में सबको सुनने की एक मौका मिले। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होती हैं, तो फिर डेवलप इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट प्रमोट इक्विटी। तो इक्विटी पे ध्यान देना है, एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देना है, और क्लास में वेलकमिंग एनवायरनमेंट बनाना है। इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी पे ध्यान देना है। इक्वालिटी होता है अपने आप की सेटिस्फैक्शन के मैंने सबको बराबर दे दिया। इक्विटी होता है कि जिसको दे रहे हो उसकी सेटिस्फैक्शन के उसको उतना मिला है जिसको उसको हेल्प कर रहे हैं सेम लेवल पे आने के लिए। अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है,
सामने वाले को सेटिस्फाई करना है जिसको आप दे रहे हो, जिसकी आप हेल्प कर रहे हो। तो इक्विटी में क्या होगा, हर किसी को आप उतना दोगे जिसको जितनी नीड है, ताकि वो सेम लेवल पे आके खड़े हो जाए। तो इक्विटी होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें कि एक्सेसिबिलिटी सबके पास हो, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसके पास एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल नहीं है तो दूसरे तरीके से उसको दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू लर्निंग में हेल्प करें। और वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई भी इस तरह की इवेंट या इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसके डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को या दूसरे कल्चर के बच्चों को ये लगे कि शायद इस कल्चर के जो है इस क्लासरूम में माइनॉरिटी है तो शायद इसलिए उसको इतना वेलकम नहीं किया जा रहा है। वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिर एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एनहांस लर्निंग आउटकम। तो इन चीज़ों को जब आप समझोगे कि सब में यूनिक डाइवर्सिटी होती है, तो हम इस तरह का एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा फॉस्टर कर सकते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली सबके लिए लर्निंग का एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैसिलिटेटर की ही होती है। हर चीज़ हम स्कूल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकर्स पे नहीं छोड़ सकते या गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। हम बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई तो हम क्या करें, या स्कूल वाले ऐसे करते हैं तो हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सोचो तो आपके लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे बहुत चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, बस हम उससे अवेयर नहीं होना चाहते क्योंकि उसमें हमें मेहनत लगेगी। तो आप उसको सोच के करो, डे टू डे जब आप करते हो ना तो उसको कॉन्शियसली देख के करो कि आपके एक्शंस में कहीं पे कोई बायसनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं नज़र आ रही है, क्या आप इंक्लूसिवली सबको साथ लेके चल रहे हो, ये ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं एग्जाम में, आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। टॉपिक बहुत जनरल सा था, इसमें कोई भी टेक्निकल आपने देखा होगा कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई थ्योरी ऐसी नहीं थी, पर इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल क्वेश्चन आते हैं और आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब इसमें आंसर में ये पूछ क्या रहे हैं और हमें लिखना क्या चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो बिल्कुल। तो क्वेश्चन आंसर 2-3 मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स, के मतलब अगर हम उन बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप के यानी कि पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, तो वो क्या चीज़ डिमांड करेगी। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टूवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन, कि हमें अलग अलग ट्रेडिशन की तरफ अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, आइडेंटिटी के बेस के ऊपर जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, के क्लास में सबको आइसोलेट कर दो, अलग अलग कर दो सोशल एफिलिएशन के बेस पे, कि जो एक सोशल बैकग्राउंड के हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, जो एक है वो उस तरफ चले जाएंगे, सबको आइसोलेट कर दो, अलग अलग कर दो। और या फिर सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, के जो सेम एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दो कि भाई ये सारे रिच बैकग्राउंड के तो ये सारे एक ग्रुप में बैठ जाओ, ये सारे पुअर वाले एक ग्रुप में बैठ जाओ, तो सेम एबिलिटी वालों को हमने ग्रुप कर दिया। तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद आइसोलेशन भी नहीं करनी चाहिए कि एक बच्चा आपको लग रहा है कि ये तो सेम मैच नहीं कर रहा सेम सिमिलर बैकग्राउंड के, तो इसको अलग बिठा दो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर यहाँ पे स्टीरियोटाइप को एनकरेज करना तो टोटली रॉन्ग है, किसी भी तरीके के स्टीरियोटाइप को तो एनकरेज हमने करना ही नहीं है। तो योर आंसर इज अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टूवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन, के हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए एंड सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि अलग अलग ट्रेडिशंस क्या हो सकते हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं उनके अपने क्या कल्चर, क्या ट्रेडिशंस और क्या प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस और सेंसिटिविटी होनी चाहिए इसको लेके। फिर नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में और यहीं पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उन सबको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस में। तो देखो असर्शन क्या बोलता है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। स्कूल के करिकुलम को ना जो लर्नर है उसकी कल्चरल नॉलेज को वैल्यू देनी चाहिए और स्पेस देनी चाहिए। मतलब जितने भी लर्नर्स हैं वो अलग अलग कल्चर के हैं तो उन सबकी कल्चरल बैकग्राउंड की वैल्यू करनी चाहिए, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। सपोर्टिंग रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न बता रहे हैं कि शायद ये रीज़न हो सकता है कि सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग, कि अगर हम उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सपोर्ट करेंगे तो उससे लर्निंग और फैसिलिटेट जल्दी होगी, अच्छी लर्निंग होगी, बेटर लर्निंग होगी।
तो अगर हम स्टूडेंट्स को ये फील कराएंगे कि हाँ वो वेलकम है क्लास में, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों, उनकी कल्चर की वैल्यू करी जाएगी, उनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट करी जाएगी, तो क्या वो लर्निंग बेटर कर पाएंगे। ये रीज़न है इसका, कह रहे हैं ये रीज़न है इसका। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसका रीज़न भी है। क्यों? क्योंकि स्कूल करिकुलम को कह रहे हैं कि स्पेस और वैल्यू देनी चाहिए कल्चर, अलग अलग कल्चर के बच्चों को। इसका रीज़न ये है कि जब हम उसको सपोर्ट करेंगे, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ को सपोर्ट करेंगे, तो उससे लर्निंग और बेटर होगी। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर जो है वो प्रॉपरली ए को सपोर्ट कर रहा है, आर एक सही रीज़न बता रहा है ए का कि क्यों करना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर है। दोनों ही ट्रू हैं एंड आर उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अ टीचर शुड। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को, जब वो देखती है कि उसकी क्लास में डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सारे बच्चे जो हैं उनमें कई बच्चे हैं जो अलग अलग कास्ट, कल्चर या जेंडर या बैकग्राउंड के, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, कि क्या डिफरेंसेस को एबनॉर्मल मानना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है और ये इसमें कुछ कमी है, ऐसा मानना चाहिए। बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंस, को इनडिफरेंट का मतलब है फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड है कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि वो ये माने कि डिफरेंसेस तो ऑब्वियस है, सब में डिफरेंस है, इवन टीचर्स में भी आपस में डिफरेंसेस है, तो ये तो ऑब्वियस है, ह्यूमंस का फीचर है, ये तो होता ही है ह्यूमन डाइवर्सिटी। और इम्प्लीमेंट अ रिजिड यूनिफॉर्म करिकुलम, या सबके लिए एक स्ट्रिक्ट और रिजिड करिकुलम कर दे कि सबको यही करना है, चाहे कोई कहीं से भी हो उसको यही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम गलत है, सिर्फ यही एक आंसर है कि उसको ये मानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि डिफरेंस तो ऑब्वियस है और ये सब में होता ही है, ये तो ह्यूमन डाइवर्सिटी है, तो इसको तो हमें वेलकम करना ही चाहिए। इनडिफरेंट होना भी गलत है, इनडिफरेंट का मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने तरीके से पढ़ाते जा रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इसमें से कौन सा है जो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बता रहा है आपको? इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करना, सुनना, बच्चों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने आइडियाज़ हैं, जिस तरह वो समझते हैं, उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना या उन सब चीज़ों के बारे में बात करना, क्लास में डिस्कस करना। फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, सबको अकोमोडेट करना, मतलब सबकी बातें सुनना, क्लास में सब चीज़ों को समझाना, बारी बारी सबको एडजस्ट करना, ईजी करना, सबके लिए एडजस्ट करना ताकि सबको चीज़ें समझ आ जाए। तो अकोमोडेट करना मतलब सबके जो भी अपने अपने रीजंस हैं उनको अकोमोडेट करना सबको, ठीक है। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के सब, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि जिसको जिस हिसाब से समझ आए उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करना, इंस्ट्रक्शंस डिफरेंशिएटेड हो सबके लिए, कॉमन नहीं हो। लास्ट में एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथो, कॉम्पिटिटिव इथो का मतलब है कि जो कंपटीशन करा के बोल देना कि भाई जो टॉप करेगा वही बेस्ट है और वही अच्छा है, जो टॉप नहीं कर रहा है या जो कम फेलियर है वो बेकार है, जो काम नहीं कर सकते बच्चे वो नालायक हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव इथो बना देना कि भाई जो अच्छा कर पाते हैं, जो टॉपर हैं वही बेस्ट माने जाएंगे, बाकी सब बेकार है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इंक्लूसिव क्लासरूम का फीचर नहीं है कि कॉम्पिटिटिव इथोस नहीं डेवलप करनी है, हमें हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना है, इंक्लूसिवनेस डेवलप करनी है, बट नॉट कॉम्पिटिटिव इथो कि जहाँ पे सबको ये लगे कि हाँ जो सारी चीज़ें इंग्लिश में बोल लेगा वही बेस्ट है, या जिसको जो सारे प्रोजेक्ट्स करके ले आएगा वही बेस्ट है, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो बेकार हैं, उनको उस तरह का कंपटीशन या उस तरह की नेगेटिव कंपटीशन नहीं डेवलप करना है। फिर एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है, ये भी असर्शन रीजन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज एज वेल एज असेसमेंट। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में अडेप्टेशंस करनी चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, अडेप्टेशंस करनी चाहिए लर्निंग गोल्स में भी, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज में भी और असेसमेंट में भी, अकॉर्डिंग टू जितने जो लर्नर्स हैं आपके उसके हिसाब से आपके गोल्स भी अडेप्ट होने चाहिए और असेसमेंट का करने का तरीका भी। रीज़न है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स
एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। तो कह रहे हैं फिलॉसफी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो ये कहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब उसको ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो, कोई इंडिविजुअल डिफरेंस क्लास में ना हो। इस तरीके से करो कि कोई इंडिविजुअल डिफरेंस बचे ही ना, थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच एंड असेसमेंट। तो इस तरीके से पेडागोजिकल अप्रोचेज या इस तरीके से पढ़ाया जाए कि कोई इंडिविजुअल डिफरेंस रहे ना, और असेसमेंट भी इसी तरीके से हो जैसे स्टैंडर्डाइज होती है। तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है कि हमें अपने क्लासरूम के जो करिकुलम को थोड़ा बहुत अडेप्ट करना चाहिए अलग अलग कल्चर के हिसाब से, लर्निंग गोल्स चेंज होने चाहिए अलग अलग लर्नर्स के हिसाब से, और पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज और असेसमेंट भी इस तरह होनी चाहिए कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस हिसाब से लर्निंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो बिल्कुल ठीक है, पर ये टोटली गलत है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस ख़त्म कर देने चाहिए, तो कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस ख़त्म कर दो, ना ही ये एम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो ऑलरेडी हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, रिस्पेक्ट करें, उनको इंक्लूड करें और उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें, ना कि इंडिविजुअल डिफरेंस ख़त्म करें। नेचुरली वो पॉसिबल है ही नहीं इंडिविजुअल डिफरेंस ख़त्म करना। आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ख़त्म कर रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द एम, तो ये टोटली रॉन्ग है। तो इसका मतलब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसका आंसर ये है कि ए तो ट्रू है पर आर फॉल्स है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत ज़्यादा सोच के आंसर करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी एक गलत चीज़ समझ आए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये एथिकल और मॉरल वैल्यूज से आपको रिलेट करके ये टॉपिक जो है ये कराया गया है, कि ये जानने के लिए कि क्या आपकी जो सोच है एक्चुअली उतनी प्रोग्रेसिव हो पाएगी एज अ फैसिलिटेटर जितनी होनी चाहिए आज के टाइम पे, और कंसिडरिंग के कितना इंक्लूसिव एजुकेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की आज बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को कैटर करने की। तो ये क्वेश्चंस भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको कोई चीज़ याद करके जाने की, या आप सिर्फ एक थ्योरी लर्न कर जाओ और वहाँ आंसर कर दो, वैसे नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा सेंस और लॉजिक लगा के अपने आंसर्स देने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई ज़रूरी है कि आप प्रीवियस पेपर्स जो है उनको ज़रूर देख के जाए और प्रैक्टिस करके जाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा आज का। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।